हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संजय कुमार, केमिस्ट्री लेक्चरर। आप सभी का केमिस्ट्री अपने अपने चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, अपनी बात चल रही थी एटम के स्ट्रक्चर से रिलेटेड मॉडल्स की। अपन एटम से रिलेटेड जो मॉडल पढ़े थे, एटॉमिक मॉडल की मैं बात कर रहा हूँ। तो देखना कौन कौन से मॉडल पढ़े थे। एटॉमिक मॉडल्स, एक तो इसके अंदर आता है क्लासिकल मॉडल। कौन सा मॉडल? क्लासिकल मॉडल। एक इसमें अपने क्या पढ़ा था? क्वांटम मॉडल। क्वांटम मॉडल या इसको क्या बोला जाता है? वेव मैकेनिक्स मॉडल। तो एक तो अपने क्या पढ़ लिया अभी तक? क्लासिकल मॉडल में कौन कौन से साइंटिस्ट थे। एक तो इसमें आता है थॉमसन, एक इसमें आता है रदरफोर्ड, एक इसमें था बोहर मॉडल की बात अपन ने कर ली थी, और एक है सोमरफील्ड। तो एटम की स्ट्रक्चर से रिलेटेड इन साइंटिस्ट ने क्या क्या बातें बोली थी, अपना जो मॉडल दिया था एटम से रिलेटेड, उसकी अपन ने बातें कर ली थी। आज हम बात करेंगे क्वांटम या वेव मैकेनिक्स मॉडल क्या होता है, इसके अंदर वो कौन कौन से प्रिंसिपल आते हैं जो किसी एटम से रिलेटेड क्या बातें बोली गई थी, इसके अंदर कौन कौन से प्रिंसिपल आते हैं। इसमें मैं अगर बात करूं क्वांटम या वेव मैकेनिक्स मॉडल, ये एक तरीके का कौन सा मॉडल था? मॉडर्न मॉडल था। जो कमियां इन मॉडल्स के क्लासिकल मॉडल के अंदर रह गई थी, वो किसके द्वारा पूरी की गई थी? मॉडर्न मॉडल या क्वांटम मैकेनिक्स मॉडल के द्वारा कंप्लीट की गई थी। इसके अंदर कौन कौन से मॉडल आते हैं? ये जो क्वांटम मॉडल है, इसके अंदर एक तो आता है ड्यूल नेचर ऑफ डी ब्रोगली। ड्यूल नेचर ऑफ डी ब्रोगली प्रिंसिपल आता है। एक इसमें आता है हाइगेन का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ हाइगेन। हाइगेन का अनिश्चितता का सिद्धांत आता है इसमें। एक आता है इसमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो ये वो प्रिंसिपल हैं जो किसके अंतर्गत आते हैं? क्वांटम मैकेनिक्स मॉडल या वेव मैकेनिक्स मॉडल, जो क्या कहलाता है? मॉडर्न मॉडल। तो इन्हें एटम से रिलेटेड क्या क्या बातें बोली, इसको अपन वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ ड्यूल नेचर ऑफ डी ब्रोगली प्रिंसिपल। इसने एटम से रिलेटेड क्या बातें बोली थी, उसकी अपन चर्चा करेंगे। तो आज का अपना हेडिंग कहाँ से स्टार्ट होगा? ड्यूल नेचर ऑफ डी ब्रोगली प्रिंसिपल। डी ब्रोगली का द्वैत प्रकृति सिद्धांत क्या होता है, इसकी अपन चर्चा करेंगे। इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, उसकी मैं चर्चा करूंगा। तो देखते जाइएगा, बिल्कुल इजी है, कंसेप्चुअल चीजें हैं सारी। चलिए, तो मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले किसकी? ड्यूल नेचर ऑफ डी ब्रोगली प्रिंसिपल। डी ब्रोगली का द्वैत प्रकृति सिद्धांत। ड्यूल नेचर का मतलब क्या हो गया? द्वैत प्रकृति। अब बात आती है द्वैत प्रकृति क्या होती है। द्वैत प्रकृति का मतलब क्या होता है? अगर मैं बात करूं ड्यूल नेचर की, तो अगर किसी लाइट के लिए अगर मैं बात करूं, सिंपल अपन जनरली किसके लिए बोली जाती है ये बात? लाइट के लिए बोली जाती है, प्रकाश के लिए बोली जाती है। किसके लिए बोली जाती है? प्रकाश के लिए। लाइट की अगर मैं बात करूं तो प्रकाश के कुछ गुणों की व्याख्या, प्रकाश के कुछ गुणों की व्याख्या, प्रकाश के कुछ गुणों की व्याख्या किसके द्वारा होती है? या तो होती है कणीय प्रकृति के द्वारा, पार्टिकल नेचर के द्वारा। किसके द्वारा होती है? कणीय प्रकृति या पार्टिकल नेचर। या प्रकाश के कुछ गुणों की व्याख्या किसके द्वारा होती है? तरंग प्रकृति के द्वारा।
किसके द्वारा? तरंग प्रकृति के द्वारा, इसका मतलब वेव नेचर। तो मैंने कहा ये जो ड्यूल नेचर होती है किसके लिए बोली जाती है? जनरली किसी लाइट के लिए बोली जाती है। लाइट के कुछ गुणों की व्याख्या या तो किसके द्वारा होती है? कणीय प्रकृति के द्वारा, वेव पार्टिकल नेचर के द्वारा, या किसके द्वारा? तरंग प्रकृति या वेव नेचर के द्वारा। तो लाइट की क्या यहाँ पे क्या हो गई? ड्यूल नेचर हो गई। कौन सी? एक तो पार्टिकल नेचर, एक वेव नेचर। ये इसकी क्या कहलाती है? लाइट की ड्यूल नेचर कहलाती है। अब बात आती है डी ब्रोगली ने क्या बोला था। डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग ड्यूल नेचर का बेसिकली मीनिंग क्या था? तो आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा। लाइट से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ अभी। लाइट में मैंने कहा कुछ गुणों की व्याख्या किससे होती है? कणीय प्रकृति। कुछ गुणों की व्याख्या तरंग प्रकृति। तो अगर कणीय प्रकृति की मैं बात करूं तो आप लोगों ने इसमें एग्जांपल्स में पढ़ा होगा। जैसे कणीय प्रकृति की मैं बात करूं तो इसमें एक तो आपने पढ़ा होगा रमन इफेक्ट। रमन इफेक्ट, रमन प्रभाव फिजिक्स में पढ़ा होगा, जिसमें अपन लाइट को किस फॉर्म में काम में लेते हैं? पार्टिकल नेचर के फॉर्म में काम में लेते हैं। वहाँ उसकी लाइट की कौन सी नेचर होती है? पार्टिकल नेचर होती है। और जैसे आपने पढ़ा होगा क्रॉम्पटन, क्रॉम्पटन इफेक्ट पढ़ा होगा फिजिक्स में। इनमें जो नेचर होती है लाइट की कौन सी होती है? पार्टिकल नेचर होती है। अगर तरंग प्रकृति की अगर मैं बात करूं तो तरंग प्रकृति में वो कौन कौन से एग्जांपल है? एग्जांपल्स अगर कोई पूछ ले अपने को कि तरंग प्रकृति ऐसे एग्जांपल्स बताओ जिसमें लाइट की क्या होती है? नेचर, वेव नेचर होती है। तो इसमें आपने पढ़ा होगा इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस जिसको क्या बोला जाता है? व्यतिकरण। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा व्यतिकरण। और अगर एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं तो जैसे विवर्तन, विवर्तन या जिसको क्या बोला जाता है? डिफ्रैक्शन। इनके अंदर अपने को जो लाइट काम में लेते हैं और किसकी इसकी नेचर क्या होती है? वेव नेचर होती है। अगर कोई अपने को एग्जांपल पूछ ले तो पार्टिकल नेचर लाइट की वो कौन कौन से एग्जांपल है? रमन इफेक्ट एंड क्रॉम्पटन इफेक्ट। और जिसकी लाइट की कौन सी नेचर होती है? वेव नेचर होती है। उसके एग्जांपल कौन से हैं? व्यतिकरण और विवर्तन। अब बात आती है डी ब्रोगली ने ड्यूल नेचर से रिलेटेड क्या क्या बातें बोली। आप पहले इसको उतार लें, उसके बाद मैं बात करूंगा कि डी ब्रोगली की ड्यूल नेचर का बेसिकली मीनिंग क्या होता है। इसको पहले आप उतार लें। चलिए अब हम बात करते हैं डी ब्रोगली ने क्या कहा था, उसकी मैं बात करूंगा। ड्यूल नेचर के बारे में क्या क्या बोला था। तो डी ब्रोगली ने क्या कहा उसकी मैं बात कर रहा हूँ। देखना, इस डी ब्रोगली ने, ये साइंटिस्ट जिसने क्या कहा था, कोई भी माइक्रो पार्टिकल, कोई भी माइक्रो पार्टिकल, कोई भी सूक्ष्म कण, कोई भी सूक्ष्म कण जो क्या होना चाहिए? मूवेबल होना चाहिए। मूवेबल इसका मतलब क्या हो? कोई सूक्ष्म कण क्या हो? गतिशील हो। इस गतिशील कण की, इस गतिशील कण की दो नेचर बोली जाती है। एक तो इसकी गतिशील कण है, इसका मतलब पार्टिकल नेचर तो होनी है। एक तो इसकी कौन सी नेचर होगी? पार्टिकल नेचर, क्योंकि माइक्रो पार्टिकल है तो इसकी नेचर एक तो फिक्स क्या है? पार्टिकल नेचर तो होनी है। एक इसकी नेचर होती है वेव नेचर, वेव नेचर। तरंग प्रकृति भी होती है। ये जो मूवेबल माइक्रो पार्टिकल है इसकी एक तो पार्टिकल नेचर होती है, एक वेव नेचर होती है। इन दोनों को ही क्या बोला था इसने? इसकी किसी माइक्रो पार्टिकल की जो क्या हो? मूवेबल हो, इसकी क्या कहलाती है? ये ड्यूल नेचर, द्वैत प्रकृति, ड्यूल नेचर। इनको समझाने के लिए इसने क्या किया? ये जो प्रिंसिपल था डी ब्रोगली का, ड्यूल नेचर प्रिंसिपल, इसने दो इक्वेशन काम में ली थी। एक तो आइंस्टाइन की इक्वेशन और एक प्लांक की इक्वेशन। इन दोनों को मिक्सअप करके इसने जो प्रिंसिपल कैलकुलेट किया था, जो ऑब्जर्व किया था, वो कौन सा था? ड्यूल नेचर ऑफ पार्टिकल्स
विच इज मूवेबल। तो किसी गतिशील पार्टिकल सूक्ष्म कण जो गतिशील हो उसकी द्वैत प्रकृति किसके द्वारा समझाई थी डी ब्रोगली ने? आइंस्टाइन के इक्वेशन को काम में लेके और प्लांक की इक्वेशन को काम में लेके। कैसे समझाया उसकी मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले आप इसको उतार लें कि डी ब्रोगली ने ड्यूल नेचर की माइक्रो पार्टिकल के लिए कैसे कैसे बातें बोली थी। तो कोई माइक्रो पार्टिकल जो क्या होना चाहिए? मूवेबल होना चाहिए, जिसकी नेचर कैसी होती है? पार्टिकल और वेव नेचर होती है। ये इसकी क्या है? डी ब्रोगली की ड्यूल नेचर। इसके बाद अपन कैलकुलेट करेंगे कैसे दो इक्वेशंस को काम में लेके डी ब्रोगली प्रिंसिपल ऑब्जर्व किया गया था। इसको पहले आप उतार लें। चलिए अब अपन बात करते हैं, ये जो माइक्रो पार्टिकल जो क्या है? मूवेबल है, इसके ड्यूल नेचर को रिप्रेजेंट करने के लिए इसने क्या किया? एक तो आइंस्टाइन की इक्वेशन काम में ली, एक है प्लांक की इक्वेशन काम में ली। अब आइंस्टाइन की इक्वेशन क्या होती है, प्लांक की इक्वेशन क्या होती है, कैसे डी ब्रोगली प्रिंसिपल ऑब्जर्व होगा उसकी अपन चर्चा करेंगे। देखना ध्यान से। कहा किसी माइक्रो पार्टिकल की ड्यूल नेचर की अगर बात की जाए तो किसके ऑब्जर्व से मिली थी? दो इक्वेशन को काम में लिया गया था। एक तो इक्वेशन थी आइंस्टाइन इक्वेशन, एक इक्वेशन इसमें कौन सी थी? प्लांक इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन का जो मिक्सअप था, इसके बाद जो अपने को प्रिंसिपल मिला वो कौन सा था? ड्यूल नेचर ऑफ डी ब्रोगली प्रिंसिपल। तो किसी माइक्रो पार्टिकल की ड्यूल नेचर को रिप्रेजेंट किसके द्वारा किया गया था? आइंस्टाइन इक्वेशन एंड प्लांक इक्वेशन के द्वारा, जिसको क्या बोला? ड्यूल नेचर ऑफ डी ब्रोगली प्रिंसिपल। तो देखना किसी माइक्रो पार्टिकल की ड्यूल नेचर, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर कैसे होती है। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ, आइंस्टाइन इक्वेशन क्या होती है? E = mc²। C यहाँ पे क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट c, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये इसकी वैल्यू होती है। m क्या है? किसी पार्टिकल का मास। m क्या है? माइक्रो पार्टिकल्स का मास। E क्या है? उसकी एनर्जी। E क्या होता है? mc²। ये किसकी इक्वेशन होती है? आइंस्टाइन इक्वेशन होती है। एक बात आज मैंने की प्लांक इक्वेशन क्या होती है? E = hν। h यहाँ पे क्या है? प्लांक कांस्टेंट। h क्या है? प्लांक कांस्टेंट। h की वैल्यू कितनी होती है? 6.63 × 10⁻34 जूल सेकेंड। ये क्या होती है? h की वैल्यू होती है। तो E = hν, ये किसकी वैल्यू होती है? कौन सी इक्वेशन बोली जाती है? प्लांक इक्वेशन। E = hν। म्यू यहाँ पे क्या है? फ्रीक्वेंसी। म्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। अगर मैं इस E क्या होता है? hν। म्यू क्या बोला जाता है? c/λ। तो इस म्यू की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? c/λ। तो इन दोनों इक्वेशंस को काम में लेके किसी माइक्रो पार्टिकल्स की जो ड्यूल नेचर है उसको समझाया गया, उसका मेजरमेंट किया गया। कैसे किया गया उसकी मैं बात करूंगा। सबसे पहले आप इसको उतार लें कि आइंस्टाइन इक्वेशन क्या होती है और प्लांक इक्वेशन क्या होती है। चलिए तो इन दोनों इक्वेशंस को काम में लेके किसी माइक्रो पार्टिकल्स की पार्टिकल नेचर और उसके वेव नेचर को कैसे डिफाइन किया गया उसकी मैं बात कर रहा हूँ। देखना इन दोनों को अपन काम में लेंगे। मैंने कहा आइंस्टाइन इक्वेशन क्या होती है? E = mc²। प्लांक इक्वेशन क्या थी? E = hν। म्यू की जगह अगर मैं c/λ काम में ले लूँ तो ये भी क्या है? किसी माइक्रो पार्टिकल्स की एनर्जी। ये भी क्या है? किसी माइक्रो पार्टिकल की एनर्जी। इन दोनों को अगर मैं इक्वल कर दूं इसका मतलब ये वैल्यू mc² और ये c/λ क्या होगी? दोनों इक्वल होगी। तो देखना mc² = क्या होगा? hc/λ।
मैंने कहा ये जो इक्वेशन किसी माइक्रो पार्टिकल की एनर्जी है, ये किसी माइक्रो पार्टिकल की क्या है एनर्जी, ये दोनों आपस में क्या होगी इक्वल होगी। अगर इन दोनों इक्वेशंस को काम में लेके अपने को क्या डिफाइन करना है, ड्यूल नेचर ऑफ डी ब्रोगली प्रिंसिपल। किसी माइक्रो पार्टिकल की कौन सी नेचर होती है, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर होती है, इसको अपने डिफाइन करना है। तो देखना ध्यान से, अब क्या होगा, इससे मैं इसको ओपनली लिख रहा हूं, देखना m इंटू सी स्क्वायर को मैंने क्या लिख दिया, c इंटू सी इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा। इस c से एक c अगर मैं कैंसिल कर दूं इक्वल में है तो यहाँ पे क्या बचेगा, m इंटू सी इज इक्वल टू एच अपॉन लेमडा। अगर इस c की जगह, ये c की जगह मैं क्या काम में ले लूँ, ये c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट की जगह अगर मैं कोई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल की वेलोसिटी काम में ले लेता हूं तो c इक्वल टू v अगर मैं बोल दूं तो इस c की जगह मैं क्या काम में ले सकता हूं, किसी माइक्रो पार्टिकल का वेलोसिटी v इज इक्वल टू h अपॉन लेमडा। तो यहाँ पे ये v क्या है, वेलोसिटी ऑफ माइक्रो पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ माइक्रो पार्टिकल। तो यहाँ पे लेमडा की वैल्यू कितनी आएगी, लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन एम वी, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। एम वी यहाँ पे क्या होता है, किसी कोई भी माइक्रो पार्टिकल जिसका द्रव्यमान क्या होता है, जैसे मैं बात करूँ ये कोई पार्टिकल P, इसका मास की अगर मैं बात करूँ तो m है, अगर इसकी वेलोसिटी की अगर मैं बात करूँ, वेलोसिटी कितनी है इसकी v वेलोसिटी, m मास हो गया इसका इस पार्टिकल का। तो इसके लिए जो लीनियर मोमेंटम रेखीय संवेग की मैं बात कर रहा हूँ, रेखीय संवेग किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, P से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस पार्टिकल को जैसे मैं मान लेता हूँ A कोई पार्टिकल है, क्योंकि P अगर मैं कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोगों को, तो देखना लीनियर मोमेंटम क्या बोला जाता है, कोई भी पार्टिकल जिसका द्रव्यमान m हो और v वेलोसिटी हो, v वेलोसिटी से क्या हो, मूवेबल हो। तो इस लीनियर मोमेंटम की वैल्यू कितनी बोली जाती है, P इज इक्वल टू mv। तो यहाँ पे P इज इक्वल टू क्या हो गया, mv। तो mv की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, P लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे अपना फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन mv की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, P। तो ये जो इक्वेशन आई, ये जो इक्वेशन किससे डेराइव किया अपन ने, एक तो आइंस्टाइन इक्वेशन, एक प्लांक इक्वेशन, इन दोनों का जो मेजरमेंट थी वो क्या कहलाती है, ड्यूल नेचर ऑफ डी ब्रोगली प्रिंसिपल। ये जो इक्वेशन थी ये क्या कहलाती है, अब डी ब्रोगली प्रिंसिपल, डी ब्रोगली प्रिंसिपल। तो इस इक्वेशन, ये इक्वेशन मैंने कहा किसी माइक्रो पार्टिकल जो मूवेबल है उसकी ड्यूल नेचर होती है। कैसे होती है मैंने बता दी कि किसी भी अगर बात की जाए, अगर मैं बात करूं पार्टिकल की, तो देखना पार्टिकल की मैंने कहा दो नेचर होती है। कोई भी माइक्रो पार्टिकल जिसकी एक तो नेचर होनी, कौन सी होनी है, पार्टिकल नेचर होनी है, एक कौन सी होगी, वेव नेचर। पार्टिकल का मतलब कोई भी पार्टिकल जिसका द्रव्यमान m हो, वेलोसिटी v वेलोसिटी से उसको क्या किया जा रहा हो, त्वरित किया जा रहा हो, एक्सेलरेट किया जा रहा हो। इसका मतलब क्या हुआ, उसका लीनियर मोमेंटम क्या बोला जाएगा, p इज इक्वल टू mv, p इज इक्वल टू क्या बोला जाएगा, mv। तो इस c की जगह ये जो लाइट ऑफ वेलोसिटी है, लाइट ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट, इसको मैंने क्या कर लिया, किसी माइक्रो पार्टिकल की वेलोसिटी से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये जो इक्वेशन है ये जनरली किसके लिए बोली जाती है, यहाँ पे किसी माइक्रो पार्टिकल की पार्टिकल नेचर के लिए। आइंस्टाइन इक्वेशन किसके लिए बोली जाएगी, किसी माइक्रो पार्टिकल की पार्टिकल नेचर के लिए बोली जाएगी। इसको ध्यान में रखना, क्यों बोली जाएगी मैंने बता दिया, कोई भी पार्टिकल जिसका द्रव्यमान m हो, वेलोसिटी v हो। तो ये जो c वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, इसको मैंने क्या रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ माइक्रो पार्टिकल। तो ये ऐसे लग रहा है कि ये जो एनर्जी है ये किसी माइक्रो पार्टिकल की पार्टिकल नेचर को शो कर रहा है। अगर मैं बात करूँ इस इक्वेशन की, प्लांक इक्वेशन की, तो ये जो इक्वेशन ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, किसी माइक्रो पार्टिकल की वेव नेचर को, वेव नेचर को रिप्रेजेंट क्यों करेगी। तो देखना ध्यान से, ये जो लेमडा है, लेमडा क्या होती है, वेवलेंथ होती है, एक तरीके की क्या होती है, डिस्टेंस होती है। ये क्या है, वेवलेंथ। वेवलेंथ किस में बोली जाती है, एंगस्ट्रॉम में बोली जाती है। ये एक तरीके की क्या है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस का मतलब किसी वेव के लिए डिस्टेंस कैसे होगी, तो देखना ध्यान से, जैसे मैं बात करूँ ये कोई वेव है, वेव कैसे गति करती है, देखना इस तरीके से। इस वेव में अगर मैं बात करूं तो ध्यान से देखिए, इसके नेचर की मैं बात कर रहा हूं, सिंपल इसमें बता देता हूं थोड़ा, वैसे आप फिजिक्स में पढ़ते हो इसको। तो
ये जो इसका एक चक्कर पूरा करने के लिए, इस तरंग को अपना पूरा कंप्लीट साइकिल करने के लिए जो डिस्टेंस तय करनी पड़ती है वो कितनी कहलाती है? लैम्डा कहलाती है। तरंग दैर्ध्य की क्या होती है? डिस्टेंस होती है। तो इस तरंग को अपना एक साइकिल पूरा करने के लिए ये जो डिस्टेंस तय करनी पड़ती है ये क्या कहलाती है? लैम्डा कहलाती है। ये किस में बोली जाती है? वैल्यू एंगस्ट्रॉम में। तो E इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा, इस इक्वेशन में क्या आ गया? लैम्डा आ गया। तो लैम्डा आने से किसी माइक्रो पार्टिकल की ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? वेव नेचर को रिप्रेजेंट करेगी। तो किसी माइक्रो पार्टिकल की पार्टिकल नेचर और किसी माइक्रो पार्टिकल की वेव नेचर, इन दोनों का जो मिक्सअप होती है वो क्या कहलाती है? डी ब्रोगली प्रिंसिपल। अगर मैं बात करूं डी ब्रोगली प्रिंसिपल की तो देखना यहाँ पे भी अपन बता सकते हैं कि किसी माइक्रो पार्टिकल की क्या बोली थी डी ब्रोगली ने? किसी माइक्रो पार्टिकल की पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों होती है। तो लैम्डा के अकॉर्डिंग अपन क्या बता सकते हैं? इसकी कौन सी नेचर होती है? वेव नेचर। और P इक्वल टू क्या बोला जाता है? mv। इस वेलोसिटी, कोई पार्टिकल जिसका द्रव्यमान m है उसकी वेलोसिटी v से क्या किया जाता है? उसको एक्सेलरेट किया जाता है, v वेलोसिटी से उसको चलाया जाता है। तो उसका मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी जब आ गई, इसका मतलब उस पार्टिकल की नेचर कैसी होगी? पार्टिकल नेचर होगी। तो इन दोनों से भी पता लग रहा है कि इसकी नेचर कैसी होती है? ड्यूल नेचर होती है माइक्रो पार्टिकल की। ये किसने बताया था? डी ब्रोगली ने बताया था। इसको आप पहले उतार ले, उसके बाद अपन नेक्स्ट चलते हैं इससे रिलेटेड टाइप ऑफ क्वेश्चंस। और ये जो इक्वेशन है इसके एक्सप्रेशन कैसे दे सकता है एग्जाम में, कैसे क्वेश्चन आते हैं, उससे रिलेटेड अपन बात करेंगे। आप इसको सबसे पहले उतार लें। चलिए अब अपन बात करते हैं ये जो डी ब्रोगली प्रिंसिपल आया, जो इक्वेशन आई है, इसका वे ऑफ एक्सप्रेशन कैसे दे सकता है? टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस की अपन बात करेंगे, टाइप ऑफ क्वेश्चंस की अपन बात करेंगे। देखना चलिए वेव एक्सप्रेशन की बात करते हैं। तो अपनी इक्वेशन क्या है? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। पी इज इक्वल टू क्या बोला अपन ने? एच अपॉन पी इज इक्वल टू क्या बोला? एम वी। तो ये अपनी इक्वेशन क्या थी? डी ब्रोगली प्रिंसिपल। डी ब्रोगली प्रिंसिपल। वे ऑफ एक्सप्रेशन कैसे देगा एग्जाम में? टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे आते हैं इस पर, इससे रिलेटेड अपन कुछ फॉर्मूलाज देखेंगे। तो देखना ध्यान से वन बाय वन। अगर अपने क्वेश्चन में क्या दे दे, जब काइनेटिक एनर्जी की बात करें, किसकी बात कर ले? काइनेटिक एनर्जी की। जब काइनेटिक एनर्जी की बात करें क्वेश्चन में अपने को क्या दे दे? काइनेटिक एनर्जी दे दे। किसी माइक्रो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी की बात कर ले तो अपने को वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करनी है उसका मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ। देखना इसने क्या कहा? काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा की बात करें। किसकी बात करें? गतिज ऊर्जा की। गतिज ऊर्जा, इसका मतलब एनर्जी ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या बोला जाता है? कोई भी पार्टिकल जिसका द्रव्यमान क्या हो? m हो और उसकी वेलोसिटी कितनी हो? v हो। तो इस पार्टिकल, जैसे पार्टिकल a मान रहा हूं मैं, तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी बोली जाएगी? 1/2 mv²। ये इसकी क्या कहलाती है? गतिज ऊर्जा कहलाती है। तो गतिज ऊर्जा क्या बोली जाएगी? 1/2 mv²। अब देखना, अगर इस इक्वेशन को मैं m से मल्टीप्लाई और m से डिवाइड कर दूं तो इस इक्वेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। m से m कैंसिल हो गया, अपनी काइनेटिक एनर्जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो देखना वे ऑफ एक्सप्रेशन की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसको अगर इस तरीके से लिख दूं मैं, m से मल्टीप्लाई m से डिवाइड, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? 1/2 m², ये m इंटू एम, m² v²/m। इन दोनों m से मल्टीप्लाई कर दिया, m² v²/m। अब देखना अपने क्या बोला?
लीनियर मोमेंटम क्या होता है, mv। p इक्वल टू क्या बोला जाता है, mv। अगर इस mv की जगह m स्क्वायर v स्क्वायर कर दूँ, अगर इसकी मैं स्क्वायर कर देता हूँ तो क्या होगा, p स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर v स्क्वायर। तो अपनी इक्वेशन क्या आ गई, स्क्वायर के फॉर्म में। ये जो लीनियर मोमेंटम p स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर v स्क्वायर, तो m स्क्वायर v स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, p स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, p स्क्वायर अपॉन 2m, p स्क्वायर अपॉन 2m काइनेटिक एनर्जी। अब देखना, ये जो अपना फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में मैं p की वैल्यू निकाल रहा हूँ। p की वैल्यू अगर अपने को मिल जाए किसके फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, तो अपना वेव एक्सप्रेशन क्या होगा, इससे अलग होगा, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में एक्सप्रेशन आ जाएगा। वेवलेंथ किसके फॉर्म में आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो देखना यहाँ से p की वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं। p इक्वल टू क्या होगा, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2m e के, इसका क्या हो जाएगा रूट, क्योंकि यहाँ पे इस पे स्क्वायर थी, जब इसको हटाएंगे तो इस पे रूट लग जाएगा। तो ये जो p इक्वल टू क्या आ गया, रूट 2m e के, p इक्वल टू रूट 2m e के। इसका मतलब ये जो लीनियर मोमेंटम है, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आ गया। इस वैल्यू को अपन कहाँ रख देंगे, डी ब्रोगली प्रिंसिपल में रख दें, तो वैल्यू कितनी आएगी, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p, h अपॉन p। p की जगह मैं क्या रख रहा हूँ, रूट 2m e के, रूट 2m एनर्जी ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो ये अपना क्या हो गया, वे ऑफ एक्सप्रेशन हो गया, डी ब्रोगली प्रिंसिपल का डिफरेंट वे ऑफ एक्सप्रेशन किसके फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में एक्सप्रेशन हो गया। इसी तरीके से अपन वे ऑफ एक्सप्रेशन अगला पढ़ेंगे, ये तो किसके फॉर्म में था, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। अब अपन पढ़ेंगे वोल्टेज के रूप में इसका वे ऑफ एक्सप्रेशन क्या होता है, उसकी भी अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप इसको उतार लें कि अगर क्वेश्चन अपने को किस पर दे दे, किसी माइक्रो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी दे दे और अपने को क्या पूछ ले, ये लैम्डा पूछ ले, वेवलेंथ पूछ ले। ये वेवलेंथ किस में आती है, एंगस्ट्रॉम में आती है। यहाँ पे भी जो ये जो लैम्डा, ये किस में बोली जाती है, एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या हुआ, एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, 10 टू पावर माइनस 10 मीटर, या इसको मैं क्या बोल दूँ, 10 टू पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, 10 टू पावर माइनस 10 मीटर या 10 टू पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। इसको उतार लें आप। उसके बाद अपन सेकेंड वे ऑफ एक्सप्रेशन की बात करेंगे, इसको पहले उतार लें। चलिए अब अपन बात करते हैं सेकंड वे ऑफ एक्सप्रेशन। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस की भी अपन बात करेंगे। सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं, इससे रिलेटेड फॉर्मूलाज की बात करें। फॉर्मूले, डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मूले क्या होंगे वेवलेंथ निकालने के, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पढ़ लेंगे। उसकी कोई अपने को टेंशन ज़्यादा नहीं लेनी। तो देखना पहले जो एक्सप्रेशन जो आ रहे हैं उसको ध्यान से देख लीजिएगा। ये फॉर्मूले अगर याद हो तो क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाते हैं। अब अगर क्या दे दे क्वेश्चन में अपने को, वे ऑफ एक्सप्रेशन कैसे आ सकता है, काइनेटिक एनर्जी ना दे के अपने को क्या दे दे, इसलिए अगर कह दे कि जब कोई क्यू आवेश, कोई भी क्यू आवेश, कोई क्यू आवेश, इसने कहा कोई भी क्यू आवेश जिसका द्रव्यमान कितना है, m द्रव्यमान, m इसका क्या है, द्रव्यमान। अगर इस m द्रव्यमान वाले क्यू आवेश को, m द्रव्यमान वाले क्यू आवेश और m द्रव्यमान वाले किसी भी पार्टिकल को, किसी पार्टिकल या कण को, किसी पार्टिकल को v विभवांतर से, v विभवांतर का मतलब क्या हो गया, v वोल्टेज से क्या किया जाए, त्वरित किया जाए। त्वरित का मतलब उसको एक्सीलरेट किया जाए, चलाया जाए। त्वरित का मतलब क्या हो गया, एक्सीलरेट किया जाए। तो अपने को क्या पूछ लेता है, वेवलेंथ बताओ। तो अपने को क्या पूछ ले, वेवलेंथ लैम्डा कितनी होगी।
तो टाइप ऑफ एक्सप्रेशन की बात करें तो इसने कई बार क्या दे दे, किसी पार्टिकल को, कोई भी पार्टिकल जिसका द्रव्यमान कितना है m द्रव्यमान, आवेश कितना उस पर q आवेश, इसको v विभवांतर v वोल्टेज से क्या किया जा रहा है, एक्सेलरेट किया जा रहा है। तो अपने को क्या पूछ ले, वेवलेंथ बताओ। तो जैसे काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में अपने वेवलेंथ निकाली, उसी तरीके से अपने को q आवेश और m द्रव्यमान और v विभवांतर वाले फॉर्म में अपने को क्या निकालना है, लैम्डा कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले आप इसको वे ऑफ एक्सप्रेशन किस तरीके का पूछ सकता है, इसको उतार ले, उसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं इसको। वे ऑफ एक्सप्रेशन लैम्डा का किसके फॉर्म में, v वोल्टेज और q आवेश के m द्रव्यमान के फॉर्म में कैसे कैलकुलेट होगी। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा उम्मीद कर रहा हूँ। किसी पार्टिकल को जिस पर आवेश q है, द्रव्यमान m है, v विभवांतर से क्या किया जा रहा है, एक्सेलरेट किया जा रहा है, तो उसकी लैम्डा कैसे कैलकुलेट होगी। तो देखना ध्यान से, मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। वोल्टेज की अगर बात करता है, वोल्टेज किसकी बात कर रहा है, वोल्टेज v। वोल्टेज क्या होती है, किसी भी एकांक आवेश को, किसी भी एकांक आवेश, इसका मतलब कोई भी q आवेश, किसी भी पार्टिकल के एकांक आवेश को एक्सेलरेट करने के लिए, किसी एकांक आवेश को v विभवांतर से एक्सेलरेट करने के लिए जो कार्य करना पड़ता है W, वो क्या कहलाता है, वोल्टेज कहलाती है। मैंने क्या कहा, ध्यान से देखिएगा। किसी भी पार्टिकल के एकांक आवेश को अगर इस q की वैल्यू मैं कितनी ले लूँ, 1 ले लूँ, q इक्वल टू मैं क्या ले लूँ, 1। तो एकांक आवेश को v विभवांतर से त्वरित करने के लिए जो कार्य करना पड़ता है, वो कार्य किसके इक्वल होगा, वोल्टेज के इक्वल होगा। इसकी वैल्यू 1 में रख दूं तो W इक्वल टू क्या होगा, वोल्टेज। तो मैंने कहा किसी एकांक आवेश को त्वरित करने के लिए जो कार्य किया जाता है वो क्या कहलाता है, वोल्टेज। तो वोल्टेज इक्वल टू क्या हो गया, W/Q। इसका मतलब V इक्वल टू W/Q। ये V वोल्टेज है, ध्यान रखना, वेलोसिटी नहीं है, V क्या है, वोल्टेज है। ध्यान में रखना है इस चीज को, मिक्स मत कर देना वेलोसिटी को यहाँ पे। अब देखिए, मैंने कहा किसी एकांक आवेश को कार्य करने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी एकांक आवेश को त्वरित करने के लिए कार्य करना पड़ेगा। वो कार्य किस में कंजर्व होगा, वोल्टेज में, विभवांतर में। अब देखना, यहाँ से अगर मैं W की बात करूँ, यहाँ से W क्या आएगा, W इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, Q इंटू V, Q इंटू V। W क्या आ गया, Q इंटू V। अब देखना, किसी भी एकांक आवेश को त्वरित करने का मतलब क्या होता है, कोई भी आवेश, कोई भी पार्टिकल, जैसे मैं कोई ये पार्टिकल मान लेता हूँ, इस पार्टिकल को अपने को क्या करना है, v विभवांतर से एक्सीलरेट करना है, त्वरित करना है। किससे, v विभवांतर से त्वरित करना है। इसका मतलब जब v विभवांतर से इसको त्वरित किया जाएगा तो इसकी वेलोसिटी भी होगी। वेलोसिटी कितनी होगी, v। ये क्या है, वेलोसिटी v। तो मैंने कहा किसी आवेश, किसी कण का आवेश q है, इसका द्रव्यमान कितना है, m है, इसको v विभवांतर से अपने क्या कर रहे हैं, त्वरित कर रहे हैं, तो उसकी वेलोसिटी क्या बोली जाएगी, v बोली जाएगी। तो किसी पार्टिकल की v वेलोसिटी आ गई, इसका मतलब क्या हुआ, उसकी एनर्जी कितनी होगी, 1/mv²। द्रव्यमान किसी पार्टिकल का m है, वेलोसिटी आ रही है त्वरित करने से, इसका मतलब एनर्जी क्या बोली जाएगी, E इक्वल टू 1/2mv²। ये क्या कहलाती है, एनर्जी ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो किसी एकांक आवेश को त्वरित करने के लिए, v विभवांतर से त्वरित करने के लिए, उसमें क्या आ जाती है, वेलोसिटी भी आ जाती है। उसमें उसकी कोई ना कोई तो क्या होगी, वेलोसिटी होगी, कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। इसका मतलब उसकी एनर्जी जो बोली जाएगी, जो एकांक आवेश को त्वरित करने के लिए जो कार्य किया जाएगा, कार्य या ऊर्जा की बात करूं मैं, यहाँ पे जो कार्य या ऊर्जा के रूप में जो कंजर्वेशन होगा वो वोल्टेज होगा। तो यहाँ पे इसको एक्सेलरेट करने के लिए वेलोसिटी आ जाती है, तो उसकी जो किया गया कार्य वो ऊर्जा में संरक्षित होगा। तो वेलोसिटी v आने से काइनेटिक एनर्जी क्या बोली जाएगी, 1/2mv²। वेलोसिटी जब आती है तो काइनेटिक एनर्जी की बात की जाती है। तो किसी एकांक आवेश को त्वरित करने के लिए वेलोसिटी आती है, उसको किया गया कार्य किस में संरक्षित होगा, ऊर्जा में संरक्षित हो जाता है। तो ये जो कार्य है ये किस में संरक्षित हो गया, ऊर्जा में। ऊर्जा भी कौन सी, काइनेटिक एनर्जी। ऊर्जा भी कैसी, काइनेटिक एनर्जी। तो इस कार्य को मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, W इक्वल टू, और क्या बोला जा सकता है, एनर्जी ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो मैंने कहा एकांक आवेश को त्वरित करने के लिए जो किया गया कार्य किसके रूप में संरक्षित हो रहा है, ऊर्जा के फॉर्म में। ऊर्जा भी कौन सी, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि त्वरित करने से उसमें वेलोसिटी भी होगी, जिसके कारण एनर्जी कौन सी बोली जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे जो कार्य किया गया वो काइनेटिक एनर्जी बोला जाता है। तो ये जो कार्य काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो सकता है। तो काइनेटिक एनर्जी
यहाँ से काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी आएगी, ई के इज इक्वल टू क्या आएगा, क्यू वी। तो काइनेटिक एनर्जी का आपने फॉर्मूला बना लिया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्यू इंटू वी, आवेश गुणा विभवांतर। ये वी क्या है, वोल्टेज है, ध्यान रखना, मिक्स मत कर देना वेलोसिटी और वोल्टेज को। ये वेलोसिटी नहीं है, ये वोल्टेज है, ये भी वोल्टेज है। ई के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इंटू वी, वोल्टेज आवेश गुणा विभवांतर। इसको आप उतार लें, उसके बाद इस फॉर्मूले में अपन क्या रखेंगे, ई के की वैल्यू रखेंगे, जिसके बाद अपने को जो वेवलेंथ मिलेगी किसकी फॉर्म में मिलेगी, वोल्टेज की फॉर्म में मिल जाएगी। इसको पहले आप उतार लें। चलिए अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट वे ऑफ एक्सप्रेशन की बात करें। डी ब्रोगली जो प्रिंसिपल है उसके इक्वेशंस की अपन बात कर रहे हैं, उसमें क्या वेरिएशन देखने को मिल सकता है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी पर क्वेश्चन आ जाए, वोल्टेज पर क्वेश्चन आ जाए, अपने को ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। इन फॉर्मूलेज को याद रखिए, डायरेक्ट अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिएगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या आ गया, Q इंटू वी। अब देखना, इस काइनेटिक एनर्जी को मैं क्या रख देता हूँ, इसे फॉर्मूले में रख देता हूँ। तो अपनी लैम्डा कितनी आएगी, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन रूट 2m। काइनेटिक एनर्जी क्या रखना है, Q इंटू वी, Q इंटू वी। ये वी क्या है, वोल्टेज है, ध्यान रखना, वेलोसिटी नहीं है, वोल्टेज। तो वे ऑफ एक्सप्रेशन कैसा हो गया लैम्डा का, वेवलेंथ का, ये किस में आएगी वेवलेंथ, एंगस्ट्रॉम में। तो इसको ध्यान में रखना, लैम्डा किस में आ गया, एंगस्ट्रॉम में। इसका फॉर्मूला क्या हो गया, अपने को क्या देते क्वेश्चन में, कोई भी क्यू आवेश, कोई भी पार्टिकल जिसका आवेश क्या है क्यू, इसका वोल्टेज कितना है, वोल्टेज वी द्रव्यमान एम। तो किसी भी विभवांतर से उसको क्या किया जा रहा है, एक्सेलरेट किया जा रहा है, तो वेवलेंथ कितनी होगी। तो अपने को क्या फॉर्मूला लगाना है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन रूट 2m क्यू वी। इसको आप उतार ले, उसके बाद अपन चर्चा करते हैं नेक्स्ट। अब देखिएगा, अगर इस आवेश की जगह मैंने कहा कोई भी पार्टिकल क्या करता है, जिसका द्रव्यमान क्या है m, आवेश क्या है q, इसको v विभवांतर से क्या किया जा रहा है, एक्सेलरेट किया जा रहा है। अगर इस q आवेश की जगह मैं क्या काम में ले लूँ, कोई इलेक्ट्रॉन काम में ले लूँ, किसी इलेक्ट्रॉन को जिसका द्रव्यमान m है उसको v विभवांतर से त्वरित किया जाता है, तो लैम्डा अपने को पूछ ले। इस आवेश की जगह, क्यू आवेश की जगह अपने क्या काम में ले लिया, इलेक्ट्रॉन काम में ले लिया। तो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कितनी होगी, अपने को ये पूछा है, लैम्डा कितनी होगी। तो देखना ध्यान से, अपन कैलकुलेट करते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, अपना फॉर्मूला लगाएंगे, एच अपॉन रूट 2m। विभवांतर की जब भी बात आती है अपने को फॉर्मूला ये लगाना है, एच अपॉन रूट 2m क्यू वी, एच अपॉन रूट 2m क्यू वी। वी क्या है, वोल्टेज जिससे इसको एक्सेलरेट किया जा रहा है, क्यू क्या है इस इलेक्ट्रॉन का आवेश, एम क्या है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, एच क्या है प्लांक कांस्टेंट। जब इसमें वैल्यू रखेंगे तो देखना 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड अपॉन द्रव्यमान कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 2 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, या मैं बोल सकता हूँ इसको 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। तो अब आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश देखना ध्यान से, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.67 इंटू 10⁻19 कूलम। कितना होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, देखिएगा इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.67 इंटू 10⁻19 कूलम। और क्या बच गया, विभवांतर v। v अपने को अगर क्वेश्चन में दे देगा तो उसके अकॉर्डिंग अपने को सोल्व करना है। तो किसी इलेक्ट्रॉन, किसी भी पार्टिकल की मैं बात करूं तो अपने पार्टिकल क्या है, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल जिसका द्रव्यमान m हो गया, v विभवांतर से उसको त्वरित किया जा रहा है। तो लैम्डा किस में आएगी वैल्यू, एंगस्ट्रॉम में आएगी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, देखिएगा ध्यान से,
जब इसको सोल्व करेंगे किसी इलेक्ट्रॉन के लिए अपने को वेवलेंथ निकाले, जब इसको इलेक्ट्रॉन को v विभवांतर से त्वरित किया जाता है तो लैम्डा कितनी आती है। डायरेक्ट अपने क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका क्या होता है देखिएगा, एग्जाम में सोल्व करें इससे पहले अपने को क्या करना है, डायरेक्ट ट्रिक ध्यान में रखनी होती है कुछ चीज़ों की, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं हो एग्जाम में। तो देखना लैम्डा अपने की वैल्यू हो गई, लैम्डा किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। मैं किसकी बात कर रहा हूँ भाई, इलेक्ट्रॉन के लिए। ये किसके लिए थे, किसी भी पार्टिकल के लिए। अपन ने किसकी बात की है, लैम्डा किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए। ई लिख देता हूँ मैं। तो ये जो वैल्यू है इसको सोल्व करने के बाद कितनी आएगी लैम्डा इलेक्ट्रॉन, इसको सोल्व कर लेना, कितनी आएगी 151 √151 बाय v। इसको जब सॉल्व करोगे, v मैंने कहा क्वेश्चन में दिया होगा कि किसी इलेक्ट्रॉन को कितने विभवांतर से त्वरित किया जाए, क्वेश्चन में अपने को मिलेगा। जैसे बात कर ले 4 विभवांतर से, 5 विभवांतर, 6 विभवांतर, 7 विभवांतर, कितना भी दे सकता है क्वेश्चन में। इस इलेक्ट्रॉन को क्या किया, उतने विभवांतर से एक्सीलरेट किया गया। तो लैम्डा कैसे कैलकुलेट होगी, तो इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद अपनी वैल्यू कितनी आती है, √151 बाय v। √151 कितना होता है, 151 का रूट कितना होता है, अपने को डायरेक्ट याद रखना है 12.27 बाय √v। तो किसी इलेक्ट्रॉन के लिए वेवलेंथ कितनी आती है, जब उसको v विभवांतर से त्वरित किया जाए तो उस इलेक्ट्रॉन के लिए वेवलेंथ कितनी आएगी, लैम्डा इलेक्ट्रॉन इजिकल टू 12.27/√v एंगस्ट्रॉम। ये अपने को डायरेक्ट याद रखना है कि ताकि क्वेश्चन अपने को करने में टाइम कंज्यूमिंग नहीं हो एग्जाम में। तो इस फॉर्मूले को डायरेक्ट याद रखिए, किसी इलेक्ट्रॉन के लिए किसी भी विभवांतर पर अपने को क्या पूछ ले, एक्सीलरेट किया गया तो वेवलेंथ पूछ ले, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाना है। इसको पहले आप उतार लें, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की मैं बात करूंगा, पहले आप इसको उतार लें। ध्यान रखना ये क्या है, वेलोसिटी नहीं है, वोल्टेज है। वोल्टेज वोल्ट में क्या है, ये वोल्टेज। वेलोसिटी मत बता देना, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पे। और ये जो v है ये क्या कहलाती है, वेलोसिटी कहलाती है। ये क्या है, वेलोसिटी v। ध्यान रखना वेलोसिटी और वोल्टेज में यहाँ पे बेसिकली डिफरेंस में बताता जा रहा हूँ, मिक्स मत कर देना इन चीज़ों को। चलिएगा अब चलते हैं नेक्स्ट। जैसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस की अगर बात करें अपन, टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे देखना, इस फॉर्मूले पर टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ये अपने हो गए वे ऑफ एक्सप्रेशन कैसे हो सकता है वेवलेंथ का, उसकी अपन ने बात कर ली। टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करेंगे, देखना 1 बाय 1 अपन क्वेश्चंस पढ़ते हैं, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, कैसे उनको सोल्व करना है। देखिएगा टाइप ऑफ क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ। अपने क्वेश्चन क्या पूछेगा, जैसे क्वेश्चन दे रखा है 0.1 ग्राम 0.1 ग्राम द्रव्यमान वाले 0.1 ग्राम द्रव्यमान वाले एक कण को, किसी पार्टिकल को, एक कण को क्या किया गया है, कण के लिए अपने को क्या पूछ ले, कण के लिए पूछ ले अपने को, तरंग दैर्ध्य पूछ ले। एक 0.1 ग्राम द्रव्यमान वाले कण के लिए डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य पूछ ले, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य बताओ। और फर्स्ट अपने क्या दे रखा है इसने, यदि इसका वेग, अपने को क्या कैलकुलेट करना है, वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। यदि इसका वेग कितना दिया गया है, यदि इसका वेग 200 मीटर पर सेकंड दे रखा हो,
अपने को क्या दे रखा है, यदि कोई 0.1 ग्राम द्रव्यमान वाला कोई पार्टिकल है, उसको इसका वेग दे रखा अपने को 200 मीटर पर सेकेंड, उस पार्टिकल के लिए अपने को क्या कैलकुलेट करना है, डी ब्रोगली तरंग दे दे। तो सबसे पहले अपन क्या चेक करेंगे, क्वेश्चन में जो दिया गया है उसको इंडिकेट करेंगे, वेग दिया गया है, द्रव्यमान दिया गया है और लैम्डा पूछा है। इसका मतलब लैम्डा द्रव्यमान m और वेलोसिटी v, ऐसा फॉर्मूला देखेंगे अपन जिसके अंदर ये तीनों चीजें आती हैं। लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन एम वी, द्रव्यमान भी है, उस पार्टिकल की वेलोसिटी भी दे रखी है, वेग दे रखा है और अपने को क्या पूछा है, लैम्डा। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा, h अपॉन एम वी। इस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। इस तरीके से अपने को पहचानना है कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो गया, h अपॉन एम वी। h अपने को पता है, द्रव्यमान दे रखा है क्वेश्चन में और वेलोसिटी भी दे रखी है। तो लैम्डा कितनी होगी इस पार्टिकल के लिए, लैम्डा इज इक्वल टू 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड अपॉन द्रव्यमान कितना होता है, 0.1 ग्राम दे रखा है इसने, 0.1 ग्राम, ग्राम का मतलब इसको द्रव्यमान रखेंगे, किसमें रखेंगे, यूनिट में, किलोग्राम में रखेंगे। तो 1 ग्राम इज इक्वल टू कितने किलोग्राम होता है, 10⁻³ किलोग्राम, या मैं बोल दूं 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। इसको ध्यान में रखना। तो यहाँ पे जो वैल्यू रखी जाएगी द्रव्यमान में, किस में रखी जाएगी, एमकेएस पद्धति में रखी जाएगी। एमकेएस पद्धति फिजिक्स में आती है जिसमें द्रव्यमान की वैल्यू किस में रखी जाएगी, किलोग्राम में। तो अपने को क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ग्राम में। तो 1 ग्राम बराबर क्या होता है, 10⁻³ किलोग्राम। 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। और वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 200 मीटर पर सेकेंड, 200 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे जो लैम्डा की वैल्यू आएगी वो किस में निकालनी है, अपने को एंगस्ट्रॉम में निकालनी है। इसको कैलकुलेट कर लेना, जो वैल्यू आएगी एंगस्ट्रॉम में आ जाएगी, जितनी भी वैल्यू आएगी वो अपना आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा। तो इस तरीके से टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेलोसिटी देके अपने को क्या पूछ ली, वेवलेंथ पूछ ली किसी पार्टिकल जिसका द्रव्यमान कितना है, 0.1 ग्राम। टाइप ऑफ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, इसको पहले आप उतार लें, उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अब अपन क्वेश्चन सेम है, अपने को क्या दे दे, इस वेलोसिटी की जगह अपने को क्या दे दे, कई बार क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी दे दे। तो कैसे सॉल्व होगा देखना। क्वेश्चन अपना सेम है, इसमें इसी में क्या पूछा अपने को, सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है किसकी, काइनेटिक एनर्जी अपने देकर अपने को क्या पूछ ले, उस पार्टिकल की वेवलेंथ कितनी होगी। तो देखना कैसे सॉल्व किया जाता है क्वेश्चन। देखिएगा सेकंड क्वेश्चन है, इसी के अंदर क्या पूछ ले, यदि इस पार्टिकल की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 200 जूल। काइनेटिक एनर्जी कितनी दे रखी है, 200 जूल हो, तो 0.1 ग्राम द्रव्यमान वाले पार्टिकल के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ बताओ कितनी होगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो क्वेश्चन में दिया गया उसको इंडिकेट करेंगे, लैम्डा, एम और काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी लैम्डा में और एम द्रव्यमान वाले पार्टिकल में रिलेशन क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू, मैंने क्या बताया था, लैम्डा इज इक्वल टू, अपने वेव एक्सप्रेशन की बात की थी, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, h अपॉन पी। पी की जगह अपन ने क्या बोला था, √2m E/K। एनर्जी ऑफ काइनेटिक एनर्जी, एम द्रव्यमान का कोई पार्टिकल और अपने क्या पूछी है, वेवलेंथ पूछी है। तो क्वेश्चन में क्या दिया, काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, द्रव्यमान दे रखा है, वेवलेंथ पूछ ली। इस फॉर्मूले में अपन वैल्यू रख देंगे, देखना h की वैल्यू कितनी, 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड अपॉन जूल सेकेंड अपॉन √2 इंटू द्रव्यमान कितना, 0.1 ग्राम में है तो किलोग्राम में -3 किलोग्राम, इंटू काइनेटिक एनर्जी कितनी दे रखी है, काइनेटिक एनर्जी 200 जूल, 200 जूल। तो यहाँ पे जो लैम्डा इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेना, जो भी वैल्यू आएगी वो किस में अपने को निकालनी है, एंगस्ट्रॉम में निकालनी है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा अपना करेक्ट हो जाएगा। इसको सोल्व कर लेना आप लोग। तो मैंने कहा
गतिज ऊर्जा देके अपने को क्या पूछ लेता है, किसी m द्रव्यमान 0.1 ग्राम m द्रव्यमान वाले किसी कण के लिए क्या पूछ ले, वेवलेंथ पूछ ले। तो इस तरीके से सोल्व करना है। क्यों, कौन सा फॉर्मूला किस जगह लगाना है, इसके अकॉर्डिंग अपने को चलना है कि क्वेश्चन में दिया गया क्या है और क्या पूछ रहा है, इसके अकॉर्डिंग अपने को फॉर्मूला काम में लेना है। इसको उतार ले, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। चलिए, इसी में थर्ड क्वेश्चन अपने को क्या दे दे, दो क्वेश्चंस की बात होगी जिसमें 0.1 ग्राम द्रव्यमान वाले किसी पार्टिकल के लिए क्या पूछ ले, डी ब्रोगली वेवलेंथ। थर्ड क्वेश्चंस की बात कर रहा है, देखना। तो टाइप ऑफ एक्सप्रेशन थे अपने, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं मैं, कैसे काम में लेना है वो एक्सप्रेशंस, कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखना, थर्ड क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं। चलिए, थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि किसी कण का आवेश, किसी पार्टिकल का क्या दे रखा है, चार्ज दे रखा है। यदि किसी कण का आवेश कितना दे रखा है इसने, 6 माइक्रोकूलम, 6 माइक्रोकूलम आवेश दे रखा है इसे, और क्या दे रखा है इसने, इसे स्थिर अवस्था से इसको रेस्ट फेज से कहाँ कर क्या कह रहा है, त्वरित किया जा रहा है रेस्ट फेज से विद्युत क्षेत्र में, रेस्ट फेज से विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या किया जा रहा है, 300 वोल्ट से त्वरित किया जा रहा है, एक्सेलरेट किया जा रहा है। तो अपने को क्या पूछ लेगा, डी ब्रोगली तरंग दे दे बताओ। क्वेश्चन में पूछ रखा है, क्या दे देगा क्वेश्चन है, यदि किसी आवेश का, किसी पार्टिकल जिसका आवेश कितना दे रखा है अपने को, 6 माइक्रोकूलम, इससे एक स्थिर अवस्था से, स्थिर अवस्था का मतलब क्या हो गया, किसी रेस्ट फेज से इलेक्ट्रिक फील्ड में 300 वोल्ट विभवांतर से, 300 वोल्टेज से अपने को क्या करना है, एक्सीलरेट करना है। तो डी ब्रोगली तरंग दे दे कितनी होगी। तो देखना अपने क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, एक तो आवेश की बात कर रहा है, क्यू की बात कर रहा है, एम दे रखा है, और अपने को क्या दे रखा है, देखना 300 वोल्ट का मतलब यहाँ पे विभवांतर V बात कर रहा है, वोल्टेज दे रखी है, अपने को क्या निकालनी है, लैम्डा। तो लैम्डा का Q के साथ, M के साथ और विभवांतर के साथ क्या रिलेशन होता है, अपना जो फॉर्मूला था लैम्डा इज इक्वल टू क्या बताया था मैंने, जब विभवांतर दिया जाए तो अपने को क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी की जगह Q इंटू V काम में लेना है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या बोली थी मैंने, लैम्डा इज इक्वल टू बोला था √2m EK। इस AK की जगह अपन ने क्या रखा था, काइनेटिक एनर्जी की जगह Q इंटू V। तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी। तो इसमें H की वैल्यू कितनी, 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, और द्रव्यमान कितना दे रखा है, 0.1 इंटू 10⁻3, क्योंकि किलोग्राम में रखेंगे, 0.1 10⁻3 किलोग्राम। आवेश कितना दे रखा है, 6 माइक्रोकूलम, 6 माइक्रोकूलम, माइक्रो का मतलब कितना होता है, 10⁻6 कूलम। मैं बताऊंगा माइक्रो मिनी इसमें क्या रिलेशन होता है, बाकी अगर क्वेश्चन अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछ लिए जाए। क्यों, अपना आवेश हो गया, विभवांतर कितना दे रखा है, 300 वोल्ट, इस पे क्या लगाएंगे, पूरे पे रूट। तो इस वैल्यू को सॉल्व कर लेना, ये जो लैम्डा आएगी किस में आ जाएगी, यहाँ पे एंगस्ट्रॉम में आ जाएगी। तो टाइप ऑफ क्वेश्चंस की मैंने बात कर ली कि अपने को किसी पार्टिकल का आवेश दे दे और उसका विभवांतर से उसको एक्सीलरेट किया जाए, तो डी ब्रोगली जो तरंग दे दे वेवलेंथ, वो कैसे निकाली जाएगी, उस टाइप ऑफ फॉर्मूला क्या होगा, उसकी मैंने बात कर ली। टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात कर ली, इसको सबसे पहले आप उतार ले। और अगर मैं बात कर रहा था यहाँ पे माइक्रो की, माइक्रो क्या होता है, देखना, माइक्रो इज इक्वल टू बोला जाता है 10⁻⁻6, जैसे नैनो बोला जाता है, n इज इक्वल टू क्या बोला जाता है, 10⁻⁹। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं मिली, m, मिली के लिए क्या बोला जाता है, 10⁻³ बोला जाता है। ये कुछ फिक्स यूनिट्स होते हैं, इनको याद रखने होता है। तो माइक्रो का मतलब क्या होता है, 10⁻⁶,
कूलाम में आवेश दे रखा है। आवेश का मतलब क्या होता है कूलाम, ये माइक्रो क्या है, यहाँ पे इसकी वैल्यू दे रखी होती है माइक्रो, इसका मतलब 10⁻⁶ है। इस तरीके से अपने को आइडेंटिफाई करना होता है। अगर ये नैनो कूलाम में देता तो अपने को क्या करना, 10⁻⁹ करना होता। यहाँ पे क्या देता, मिली देता तो 10⁻³ करना होता। तो ये टाइप ऑफ इस तरीके से यूनिट्स पहचाननी है अपने को। तो इसको सबसे पहले आप उतार लें। उसके बाद अगर क्या दे दे, पिको दे दे, जैसे माइक्रो की जगह क्या दे देता, पिको दे देता, उसकी मैं बात कर लेता हूँ। कई बार क्वेश्चन में क्या दे देता है, पिको भी दे देता है। पिको कितना होता है, 10⁻12। इस तरीके से इनको यूनिट्स को ध्यान में रखिएगा, ये यूनिट्स से काम आ जाती है कई बार क्वेश्चन सॉल्व करने में। अपने को एग्जाम में ये नहीं पता रहता कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये क्या है, माइक्रो, मैं लिख देता हूँ, माइक्रो, नैनो, मिली, और ये क्या होती है, पिको। इस तरीके से कई बार वैल्यू पूछ लेता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, उतार लें। उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इससे रिलेटेड एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। डी ब्रोगली का जो ड्यूल नेचर प्रिंसिपल है, उसमें वे ऑफ एक्सप्रेशन फॉर्मूलेज अपन ने देखे, अलग अलग फॉर्मूले। टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात कर ली, अलग अलग फॉर्मूले पर अलग अलग क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे पूछे जाएंगे उसकी भी बात हो गई। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं इससे रिलेटेड, उसके बाद अपना ये जो डी ब्रोगली प्रिंसिपल है ये कंप्लीट हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन है किसी प्रोटॉन, कोई प्रोटॉन, प्रोटॉन का मतलब 1p1, और क्या दे रखा है, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन का मतलब 1d2। आवेश कितना है 1, इसका द्रव्यमान कितना है 2, आवेश कितना 1, द्रव्यमान कितना 1। एक क्या देते अपने को, एल्फा कण, एल्फा पार्टिकल। एल्फा पार्टिकल का मतलब क्या हो गया, 2 हीलियम 4। 2 हीलियम 4 को क्या बोला जाता है, एल्फा पार्टिकल बोला जाता है। इसके लिए क्या देते क्वेश्चन में, इनके लिए अपने को क्या निकालनी है, डी ब्रोगली, डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। किसके लिए, किसके लिए निकालनी है, एक तो प्रोटॉन के लिए, ड्यूट्रॉन के लिए, और एल्फा पार्टिकल के लिए डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य निकालनी है। और अपने क्वेश्चन में क्या दे दे, सबसे पहला क्वेश्चन है, अगर यदि इनके क्या दे रखे हो, समान वेग से गति कराए, यदि इनको समान वेग से गति कराया जाए, समान वेग से गति कराया जाए, यदि इनको समान वेग से, इनकी वेलोसिटी क्या दे रखी है अपने को, सेम दे रखी है, इसको मोशन करवा रहे हैं सेम वेलोसिटी के साथ। सेम वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया, जो v वेलोसिटी है ये इनकी सभी की क्या है, सेम है। v वेलोसिटी क्या है, सेम है। तो अब देखना कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसमें मैं बात कर रहा हूँ। अपने को क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, इन सभी का द्रव्यमान पता है अपने को, सभी का द्रव्यमान। ये जो नंबर होती है ये किसको रिप्रेजेंट करती है, ऊपर वाली संख्या द्रव्यमान को, ये नीचे वाली संख्या किसको रिप्रेजेंट करती है, आवेश को। आवेश
की अगर मैं बात करूं तो इसको देखना क्या पूछा है, डी ब्रोगली तरंग दे दे, वेवलेंथ पूछी है, मतलब क्या हुआ लैम्डा। देखना जो क्वेश्चन में जो दिया गया है उसको पहले इसे इंडिकेट कर लें, लैम्डा की बात कर रहा है, वी की बात कर रहा है, मास अपने को पता है, द्रव्यमान इनको अपने दे रखा है, मैंने कहा ये जो ऊपर वाली संख्या 1, ड्यूट्रॉन का कितना होता है मास 2, अल्फा पार्टिकल का मास कितना होता है 4। तो ये द्रव्यमान अपने को पता है, इसका मतलब m पता है, वेलोसिटी पता है, लैम्डा ज्ञात करना है, इसका मतलब फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। तो जो वैल्यू कांस्टेंट है उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगेगा। तो ये वैल्यू यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, इसका मतलब सेम है, सभी के लिए वेलोसिटी सेम है, इसका मतलब वेलोसिटी अगर सेम है तो अपन क्या डायरेक्ट क्या निकाल सकते हैं, ये लैम्डा डी ब्रोगली वेवलेंथ है निकाल सकते हैं। इसने क्या कहा, वेलोसिटी सेम है, समान वेग से वेलोसिटी क्या कर दी, सेम कर दी, इसका मतलब ये कांस्टेंट हो गया। h यहाँ पे क्या है, प्लांक कांस्टेंट है ही, इसका मतलब सभी के लिए प्लांक कांस्टेंट सेम होगा। तो लैम्डा किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, सिर्फ 1/m पर। तो अपना फॉर्मूला क्या हो गया, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा समानुपाती 1/m, इसका मतलब जिसका द्रव्यमान सबसे ज़्यादा उसके लैम्डा सबसे कम। अब अपन निकालनी है तीनों की, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल के लिए लैम्डा कैलकुलेट करनी है। तो लैम्डा कैलकुलेट कैसे होगी, सबसे पहले मैं बात करूँ लैम्डा ऑफ ए प्रोटॉन P, लैम्डा ऑफ प्रोटॉन P को मैं क्या लिख देता हूँ, प्रोटॉन। उसी तरीके से लैम्डा ड्यूट्रॉन के लिए मैं क्या लिख रहा हूँ, D, अल्फा पार्टिकल के लिए लैम्डा क्या लिख रहा हूँ, अल्फा। किस बात पर डिपेंड करिए, सिर्फ मास पर डिपेंड करिए। तो देखना कैसे निकाली जाएगी, 1/, द्रव्यमान किसका, प्रोटॉन का, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है 1, रेशियो लैम्डा ड्यूटेरियम, ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन या ड्यूटेरियम बोल सकते हैं इसको, ड्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना है 2, तो 1/2। अल्फा पार्टिकल की बात की जाए तो यहाँ पे द्रव्यमान कितना है 4, 1/4। तो रेशियो निकाल लेना, इसको कितनी वैल्यू से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ कि इंटीजर नंबर में क्या आ जाए, इनका रेशियो आ जाए। तो अगर मैं इस वैल्यू को कितने से मल्टीप्लाई करूँ, 1/2, 1/4, 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, कितने से मल्टीप्लाई कर दूँ, 4 से। अगर इन सभी वैल्यू को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या क्या आएगा अपना रेशियो, देखना 4:2:1, 4:2:1। इसका मतलब क्या हुआ, लैम्डा प्रोटॉन कितनी है, लैम्डा ड्यूट्रॉन कितनी है और लैम्डा अल्फा कितनी है। वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन कितनी आएगी 4 आ गई, लैम्डा ऑफ ड्यूट्रॉन कितनी आ गई 2 आ गई, लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल कितनी आ गई 1 आ गई। तो इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। तो जो चीज़ कांस्टेंट दे रखी है अपने को, उसी के अकॉर्डिंग अपने को क्या लगाना है, फॉर्मूला लगाना है। तो लैम्डा इज इक्वल टू h/mv अपने फॉर्मूला लगाया। जो चीज़ क्वेश्चन में कांस्टेंट दे रखी है उसको हटा दें क्योंकि सभी के लिए सेम होगी। तो लैम्डा किसके पर डिपेंड करेगी, द्रव्यमान पर। तो द्रव्यमान के अकॉर्डिंग अपने क्या ले लिया, इनका रेशियो ले लिया और अपनी वैल्यू आ गई। तो ये ऐसे वेवलेंथ कैलकुलेट की जाती है। इस क्वेश्चन को उतार लें, इससे रिलेटेड अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इसको पहले आप उतार लें। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को इजीली समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं कर रहा हूँ। इसी क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ लिए, फर्स्ट इसका क्या दे रखा था, अपना वेलोसिटी सेम दे रखी थी। इसी तरीके से अगर कई बार क्वेश्चन में क्या दे देता है, अगर वेलोसिटी ना दे के काइनेटिक एनर्जी क्या पूछ ले, सेम दे दे। काइनेटिक एनर्जी क्या दे दे, सेम दे दे। पर अपने को क्या पूछ ले, इन तीनों के लिए वेवलेंथ पूछ ले। तो कैसे सोल्व किया जाएगा उसकी मैं बात कर रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन अपना सेम है, इसी में अपने वो कंडीशन क्या दे दी, जो वेलोसिटी सेम दे रखी तो अपना वेलोसिटी का तरीके से अलग अपना वेवलेंथ निकाला। अब अगर क्या दे दे, काइनेटिक एनर्जी सेम दे दे। सेकंड क्वेश्चन देखना मैं क्या कह रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन था जो वैल्यू सभी का क्या हो, वेग समान हो, सभी को समान वेग से क्या किया जाए, त्वरित किया जाए। सेकंड क्वेश्चन है यदि सभी का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, ये जो पार्टिकल्स हैं सभी के लिए, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल के लिए सभी की काइनेटिक एनर्जी सेम हो, एनर्जी ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या हो, समान हो। सभी की काइनेटिक एनर्जी क्या हो, समान हो। तो अपने को क्या कैलकुलेट करना है तीनों के लिए, डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट होगी, तो सबसे पहले किसकी बात कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी ईके की बात कर रहा है। और किसकी बात कर रहा है, द्रव्यमान, सभी को अपने को पता है। और किसकी बात करेगा, द्रव्यमान हो गया, एम हो गया और काइनेटिक एनर्जी हो गई। इसका मतलब लैम्डा की बात करेगा, लैम्डा पूछेगा तो लैम्डा, एम और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन होता है,
अपने पढ़ा था। लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, h/√2m ई के। काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है, वेवलेंथ पूछ रहा है, तो इस तरीके का फॉर्मूला लगाना है जिसमें दोनों टर्म से आ रही हो। तो देखना इसने क्या कहा, सभी के लिए काइनेटिक एनर्जी सेम हो। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या है, सेम। प्लैंक कांस्टेंट h की वैल्यू सभी के लिए सेम होगी। ये 2 भी क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट वैल्यू को छोड़ देंगे। उसके बाद लैम्डा किस बात पे डिपेंड कर रही है, m/m पर। फर्स्ट वाला क्वेश्चन था उसमें तो 1/m पर डिपेंड कर रही थी, अब कैसे डिपेंड कर रही है, 1/√m पर। तो इस तरीके से क्वेश्चन निकाले जाते हैं, क्वेश्चन सोल्व किए जाते हैं। तो देखना अब अपने को लैम्डा किसकी किसकी देखनी है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल के लिए। तो लैम्डा ऑफ प्रोटॉन, लैम्डा ऑफ न्यूट्रॉन और लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल। अब देखना मैं इसमें वैल्यू रख रहा हूँ 1/m किसका, √m होगा। तो m किसका, सबसे पहले प्रोटॉन का √1, न्यूट्रॉन का कितना है 2, √2। अल्फा के लिए कितना होगा, अल्फा पार्टिकल के लिए द्रव्यमान कितना 4, तो 1/√4। इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दूं कि ये रेशियो किस में आ जाए, इंटीजर नंबर्स में आ जाए। तो देखना अगर मैं इसको, अगर मैं रेशियो इस तरीके से तो अपने को एग्जाम में देगा नहीं क्वेश्चन, तो कितने से मल्टीप्लाई कर दूं इसको मैं, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, सभी को कितने से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से, तो क्या होगा देखना, √1 का मतलब 1 ही होता है, 1/1 × 2 कितना हो गया 2, रेशियो यहाँ पे कितना आएगा 2, मल्टीप्लाई में कितना आएगा 2। देखना इस लैम्डा ड्यूटेरियम की मैं बात कर रहा हूँ, अलग से समझा देता हूँ, वैसे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो 1/√2 मैंने कहा इन सभी को क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना, तो इससे भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। 2 को अपन कैसे लिख सकते हैं, देखना 2 को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, √2 × √2 भी क्या बोला जाता है, 2 बोला जाता है, इसको ध्यान में रखना। 2 को अपन कैसे लिख सकते हैं, √2 × √2। अगर 2 को मैं यहाँ पे कैसे किससे लिख दूँ, √2 × √2, तो √2 से √2 कैंसिल हो गया, बचा क्या √2, तो यहाँ पे रेशियो क्या होगा √2। इसी तरीके से देखना यहाँ पे √4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, √4 = √2 × √2। √4 को कैसे लिखा जा सकता है, √4 को ऐसे लिखा जा सकता है। तो देखना √4 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या क्या होगा, देखना ध्यान से। यहाँ पे 2 को कैसे लिखा जाएगा, √2 × √2, तो √2 × √2 बाय कितना है √4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखना √2 × √2 बाय √4। तो √4 को कितना लिख सकता हूँ मैं, √2 × √2, इससे कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट, सभी से कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे कितना आएगा 1। तो रेशियो ये जो लैम्डा किसकी, प्रोटॉन की कितनी है 2, न्यूट्रॉन की कितनी है √2 और लैम्डा अल्फा कितनी है 1। इस तरीके से टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। इसके मैंने बात कर ली, इसको मैंने रिप्रेजेंट करने का तरीका बता दिया, इसको आप उतार लें कि टाइप ऑफ क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, उसकी मैंने बातें कर ली। इसको पहले आप उतार लें, उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ऐसे ओपनली लिख लेना पहले, अगर आपको रेशियो समझ में नहीं आता हो तो डायरेक्ट वैसे मैंने जो लिखा है 2 को क्या बोल सकते हैं, √2 × √2। इसी तरीके से √4 को क्या बोला जा सकता है, √4 का मतलब 2 भी होता है और 2 का मतलब क्या होता है, √2 × √2। इस तरीके से भी अपन कर सकते हैं इसको। चलिए लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसमें एक लास्ट क्वेश्चन बचा है अपने को टाइप ऑफ, इसी क्वेश्चन में एक थर्ड क्वेश्चन में बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल के लिए क्या दे रखा हो। अभी तो बात कर ली, समान वेग दे रखा है, समान गतिज ऊर्जा दे रखी है। अब क्या दे देगा, समान विभवांतर दे दे, क्या दे दे, वोल्टेज सेम दे दे। तो इन तीनों के लिए क्या पूछ लेगा, वेवलेंथ का ऑर्डर बताओ, वेवलेंथ का रेशियो बताओ, अलग अलग तीनों के लिए कितनी होगी। तो देखना कैसे कैलकुलेट करेंगे। इजी क्वेश्चन आते हैं, बस फॉर्मूले पहचानने होते हैं। इसमें जो कांस्टेंट वैल्यू है उनको बाहर निकाल दें, इसके बाद उसको डायरेक्ट रेशियो निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या होगा देखना, थर्ड क्वेश्चन है इसका, यदि इनको समान विभवांतर से, थर्ड क्वेश्चन क्या है, यदि इनको सभी को
समान विभवांतर से त्वरित किया जाए, समान विभवांतर से त्वरित किया जाए, विभवांतर से त्वरित किया जाए, तो इन तीनों के लिए क्या चेक करना है, डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ चेक करनी है। तो लैम्डा पूछी है, क्या दे रखा है, वोल्टेज दे रखी है, वोल्टेज v दे रखी है, वेलोसिटी नहीं है ध्यान रखना, वोल्टेज v दे रखी है, वोल्टेज क्या है सेम है, द्रव्यमान m दे रखा है। तो लैम्डा का वोल्टेज के साथ रिलेशन क्या होती है, लैम्डा इज इक्वल टू बोला जाता है h/√2m। जो काइनेटिक एनर्जी थी उसकी जगह मैं क्या काम में ले लेता हूँ, q इंटू वी। कोई आवेश दे रखे हैं अपने को, आवेश इनका पता है अपने को 1, इसका ड्यूट्रॉन का 1 होता है आवेश, अल्फा पार्टिकल का आवेश कितना होता है 2 होता है। तो आवेश दे रखा है, वोल्टेज कितनी दे रखी है, सेम दे रखी है। तो जो चीज़ें सेम है उसको मैं सेम बता देता हूँ, कांस्टेंट वैल्यू को अपने को नहीं काम में लेना, रेशियो निकालते समय 2 भी सेम है, वोल्टेज भी सेम दे रखी है। तो लैम्डा किस बात पर डिपेंड करेगी, सिर्फ द्रव्यमान और आवेश पर। इसका मतलब लैम्डा किसके समानुपाती होगी, यहाँ पे अपने कांस्टेंट वैल्यू को निकाल दी, यहाँ पे कांस्टेंट विभवांतर कांस्टेंट क्यों हुआ, क्योंकि सेम दे रखा है सभी के लिए, वोल्टेज सेम है। तो √a/QM। तो लैम्डा किस पर डिपेंड करी है, सिर्फ आवेश और द्रव्यमान पर। तो अब देखना कैसे कैलकुलेट करेंगे। प्रोटॉन के लिए सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ लैम्डा ऑफ ए प्रोटॉन, सेकंड में बात कर रहा हूँ लैम्डा ऑफ ए न्यूट्रॉन और लैम्डा ऑफ ए अल्फा पार्टिकल। तो यहाँ पे फॉर्मूले में रख देते हैं, इसका आवेश रखेंगे, अलग अलग के लिए आवेश रखेंगे, अलग अलग के लिए द्रव्यमान। तो सबसे पहले लैम्डा ऑफ प्रोटॉन के लिए आवेश कितना है 1 इंटू द्रव्यमान कितना है 1 का रूट। इसी तरीके से न्यूट्रॉन के लिए 1/q इंटू वी, आवेश कितना है 1, द्रव्यमान कितना है 2। इसी तरीके से अल्फा पार्टिकल के लिए आवेश कितना है 2, द्रव्यमान कितना है 4 का रूट। अब देखना इसको सॉल्व करने के लिए मैं कितने से इसको मल्टीप्लाई करूं। ऐसे तो क्वेश्चन में अपने को डायरेक्ट मिलेंगे नहीं आंसर, इस तरीके से तो रेशियो नहीं देगा वो। रेशियो किस तरीके से आते हैं, इन तरीके से, ये जो डिवाइडेड फॉर्म है इस तरीके से रेशियो नहीं देगा अपने को। तो इसको कितने से मल्टीप्लाई कर लूँ कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो देखना इसको सॉल्व करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। अगर इस इक्वेशन को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं, इन सभी को कितने से मल्टीप्लाई कर दूं, 2√2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2√2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो अपना आंसर आ जाएगा। इस तरीके से फॉर्म अपने को आंसर है मिल जाएगा। 2√2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब अपना आंसर क्या होगा, देखना इसका रेशियो का जो आंसर होगा वो होगा अपना 1 इंटू 1 का रूट 1/1 इंटू 2√2। इसका मतलब लैम्डा ऑफ ए प्रोटॉन कितनी आएगी 2√2। लैम्डा न्यूट्रॉन को कितने से मल्टीप्लाई करना है 2√2 से, तो 1/√2 इंटू 2√2। यहाँ से मल्टीप्लाई करके देख लेना, अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पे छोटा सा लिख लेना इसे 2√2। सभी को क्या करना है 2√2 से मल्टीप्लाई करना है। तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा सिर्फ 2। तो यहाँ पे लैम्डा ऑफ न्यूट्रॉन कितनी आ गई 2। अब बात आती है 1/√8 इंटू 2√2। इसको कैसे सोल्व करेंगे देखना। √8 का मतलब कितना होता है, सबसे पहले इसको देख लें। √8 होती है 2√2। √8 कितना होता है 2√2 को क्या बोला जाता है √8 बोला जाता है। तो इस √8 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 2√2। तो 2√2 से 2√2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा 1। तो लैम्डा ऑफ प्रोटॉन कितनी आ गई 2√2, लैम्डा ऑफ न्यूट्रॉन कितनी आ गई 2 और लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल कितनी आ गई 1। कब, जब इन सभी के लिए क्या दे रखे हो अपने को वोल्टेज सेम दे रखी हो। तो इस तरीके से टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसको आप उतार लें। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात होगी अपने, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डी ब्रोगली द्वैत प्रकृति सिद्धांत के अकॉर्डिंग ड्यूअल नेचर ऑफ माइक्रो पार्टिकल्स से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आते हैं। वे ऑफ एक्सप्रेशन फॉर्मूलेज अपन ने पढ़ लिए। लैम्डा
उसके अलग अलग फॉर्मूले देखे, टाइप ऑफ क्वेश्चंस पढ़ लिए, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टाइम कंज्यूमिंग वाले क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते, तो किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन कैसे सोल्व करने हैं, कम से कम समय में क्वेश्चन सोल्व करना है, अपने को इतना टाइम एग्जाम में नहीं मिलता। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये समझ में आया होगा डी ब्रोगली का ड्यूअल नेचर प्रिंसिपल। अगर किसी भी तरीके की आपको इसमें कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। तो मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट कंटेंट के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू बच्चों।